नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं पैसे और बैंकिंग की, कह सकते हैं, थोड़ी पेचीदा दुनिया में। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ अर्थशास्त्र के नोट्स हैं और कोशिश ये रहेगी कि इन नोट्स से भारत की जो वित्तीय प्रणाली है उसकी ज़रूरी बातें निकालें, एकदम सरल अंदाज में। जी। कैसे ये सब काम करता है, असली खिलाड़ी कौन है इसमें, मतलब आरबीआई से लेकर छोटे माइक्रो फाइनेंस ग्रुप्स तक, ये सब आपस में जुड़े कैसे हैं। तो चलिए इन नोट्स के जरिए एक साफ तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी भी है कि हमारी अर्थव्यवस्था का पहिया वो घूमता कैसे है और कौन सी संस्थाएं हैं जो इसे मतलब रफ्तार देती हैं या फिर कंट्रोल करती हैं। सही। ये नोट्स हमें भारतीय बैंकिंग की जो बनावट है और इसका जो सफर रहा है उसकी काफी अच्छी झलक देते हैं। तो फिर शुरुआत करते हैं कहानी के, कह सकते हैं, मुख्य सूत्रधार से, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। हाँ, आरबीआई। नोट्स बताते हैं कि इसकी नींव हिल्टन यंग कमीशन 1926 की सिफारिश पर रखी गई थी और इसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की भूमिका का भी जिक्र है। जी हाँ, और ये आरबीआई एक्ट 1934 के तहत मतलब कानूनी तौर पर 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में शुरू हुआ। अच्छा, कलकत्ता में। हाँ, हालांकि 2 साल बाद ही 1937 में मुख्यालय मुंबई आ गया, लेकिन जो असली बड़ा बदलाव था वो आया 1 जनवरी 1949 को। राष्ट्रीयकरण। बिल्कुल। जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, इसका मतलब था कि अब भारत का केंद्रीय बैंक वो पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में आ गया, जो देश की आर्थिक आजादी के लिए एक तरह से बड़ा कदम था। और इसका लोगो भी काफी दिलचस्प है, बाघ और ताड़ का पेड़। हाँ। लेकिन सिर्फ लोगो या इतिहास से आगे बढ़े तो असल बात तो इसके काम की है। ये करता क्या है आखिर? नोट्स में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का जिक्र है। सही कहा। आरबीआई ही वो संस्था है जो इस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत सभी बैंकों पर, आप कह सकती हैं, नजर रखती है। ये बैंकों को लाइसेंस देती हैं, उनके लिए नियम बनाती हैं, जैसे वो सीआरआर और एसएलआर की दरें तय करना। सीआरआर, एसएलआर। हाँ, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। मतलब आसान भाषा में कहें तो ये नियम तय करते हैं कि बैंकों को कितना पैसा नकद या सुरक्षित निवेश में रखना जरूरी है। ओके। इससे आरबीआई अर्थव्यवस्था में पैसे के बहाव को यानी लिक्विडिटी को कंट्रोल कर पाता है और बैंकों की स्थिरता भी बनी रहती है। ब्याज दरें तय करने में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और हाँ, नोट छापने का काम भी तो आरबीआई करता है, ज्यादातर। लगभग सारे नोट। बस एक छोटा सा, कह सकते हैं, अपवाद है, 1 रुपए का नोट। अच्छा, हाँ। वो वित्त मंत्रालय जारी करता है और उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, आरबीआई गवर्नर के नहीं। ये एक दिलचस्प ऐतिहासिक फैक्ट है। हाँ, ये बात है। अच्छा, नोट्स में एक और शब्द है, फिएट मनी। ये क्या चीज है? आजकल तो सारा पैसा शायद यही है। बिल्कुल। फिएट मनी वो करेंसी होती है जिसका खुद का कोई मतलब आंतरिक मूल्य नहीं होता, जैसे पहले सोने या चांदी का होता था। इसका मूल्य सिर्फ इसलिए है क्योंकि सरकार कहती है कि ये कानूनी रूप से मान्य है, लीगल टेंडर है और लोग इस पर भरोसा करते हैं। आज दुनिया की लगभग सारी मुद्राएं फिएट मनी ही है। ठीक है। इसी तरह प्लास्टिक मनी यानी क्रेडिट डेबिट कार्ड और हॉट मनी जैसे शब्द भी नोट्स में है। हॉट मनी वो पैसा होता है जो जल्दी मुनाफे की तलाश में तेजी से एक देश से दूसरे देश या एक बाजार से दूसरे बाजार में घूमता रहता है। आरबीआई की भूमिका यहीं खत्म नहीं होती। नोट्स में से बैंकों का बैंक और अंतिम ऋणदाता भी कहा गया है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, जैसे हम अपनी बैंकिंग जरूरतों के लिए किसी बैंक के पास जाते हैं ना, हाँ। वैसे ही बैंक अपनी जरूरतों के लिए, जैसे उधार लेने या पैसे जमा करने के लिए, आरबीआई के पास जाते हैं। इसीलिए ये बैंकों का बैंक है। अच्छा। और अंतिम ऋणदाता मतलब लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है कि अगर कोई बैंक किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए और उसे कहीं और से पैसा ना मिले, तो आरबीआई आखिरी उम्मीद के तौर पर उसकी मदद कर सकता है। ये बैंकिंग सिस्टम में भरोसे को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी चीज है। और वो 1999 की क्लीन नोट पॉलिसी का भी जिक्र है नोट्स में। ये शायद हम सबके अनुभव से ज्यादा जुड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल। इसका मकसद था कि लोगों को अच्छी क्वालिटी के साफ सुथरे नोट मिलें और जो गंदे कटे फटे नोट हैं वो चलन से बाहर किए जाएं। इससे न सिर्फ लेन देन आसान होता है बल्कि जाली नोटों को पहचानने में भी मदद मिलती है और करेंसी पर लोगों का भरोसा बढ़ता है। तो आरबीआई तो हो गया एक तरह से नियमों का निर्माता और सिस्टम का रखवाला। अब मैदान के खिलाड़ियों को देखते हैं, यानी हमारे बैंक। हाँ, बैंक। नोट्स कहते हैं कि आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची के आधार पर इन्हें 2 हिस्सों में बांटा गया है,
शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड, क्या फर्क है इनमें? मुख्य फर्क नियमों के पालन का है और आरबीआई से मिलने वाली सुविधाओं का। ज्यादातर बैंक जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है वो शेड्यूल्ड बैंक ही हैं। अच्छा। इन्हें आरबीआई के कड़े नियमों का पालन करना होता है, लेकिन बदले में इन्हें आरबीआई से जरूरत पड़ने पर उधार लेने जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। नॉन शेड्यूल्ड बैंक बहुत कम है और उन पर ये नियम उस तरह लागू नहीं होते, पर उन्हें आरबीआई से सीधी मदद भी नहीं मिलती। शेड्यूल्ड बैंकों में भी कई तरह के बैंक हैं, जैसा नोट्स में बताया गया है। कमर्शियल, कोऑपरेटिव, पब्लिक, प्राइवेट, विदेशी, ये सब क्या है? हाँ, काफी कैटेगरीज हैं। शेड्यूल्ड बैंकों को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो कमर्शियल बैंक, जिनका मुख्य मकसद होता है मुनाफा कमाना। ठीक है। और दूसरे होते हैं कोऑपरेटिव बैंक, यानी सहकारी बैंक। ये अक्सर आपसी सहयोग के सिद्धांत पर चलते हैं। इनके मालिक काफी हद तक इनके सदस्य या जमाकर्ता ही होते हैं और इनका फोकस मुनाफे से ज्यादा सदस्यों की सेवा पर होता है। ओके। फिर कमर्शियल बैंकों में भी 2 तरह के हो गए। पब्लिक सेक्टर बैंक यानी सरकारी बैंक, जैसे एसबीआई, पीएनबी। हाँ बिल्कुल। नोट्स में 12 राष्ट्रीयकृत बैंकों का जिक्र है और दूसरे हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा। प्राइवेट में भी कुछ भारतीय हैं और कुछ विदेशी बैंक हैं, जैसे सिटी बैंक, एचएसबीसी, जिनकी शाखाएं भारत में हैं। भारत में बैंकिंग का इतिहास भी काफी पुराना है। नोट्स में 1770 के बैंक ऑफ हिंदुस्तान से लेकर एसबीआई बनने तक का सफर बताया गया है। बड़ा दिलचस्प है। हाँ, काफी लंबा सफर रहा है ये। बैंक ऑफ हिंदुस्तान पहला था, फिर आए प्रेसिडेंसी बैंक्स कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में। हाँ। ये तीनों मिलकर 1921 में बने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और आजादी के बाद 1955 में इसी इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई बनाया गया, जो आज देश का सबसे बड़ा बैंक है। लेकिन पहला पूरी तरह से भारतीय मालिकाना हक वाला बैंक कौन सा था? नोट्स में इलाहाबाद बैंक का नाम है, 1865। सही, वो पहला था जिसका स्वामित्व पूरी तरह भारतीयों के पास था। और फिर आया बैंकों के राष्ट्रीयकरण का बड़ा दौर, 1969 और 1980। जी, 1969 में 14 बड़े बैंकों का और 1980 में 6 और बैंकों का। इसका मकसद था कि बैंकिंग सेवाएं सिर्फ शहरों और बड़े लोगों तक ही सीमित ना रहें, बल्कि आम आदमी और गांव देहात तक पहुंचे और देश के विकास में बैंकों की भूमिका बढ़ाई जाए। ये उस समय की एक तरह से समाजवादी सोच का भी नतीजा था। ये राष्ट्रीयकरण तो बहुत बड़ा कदम था, लेकिन क्या इससे बैंकिंग वाकई गांव तक पहुंच पाई? शायद इसीलिए रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबीज की जरूरत महसूस हुई होगी। बिल्कुल, ये महसूस किया गया कि जो बड़े कमर्शियल बैंक्स हैं वो शायद पूरी तरह से ग्रामीण जरूरतों पर फोकस नहीं कर पा रहे। हाँ, इसीलिए 1975 में नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर आरआरबीज की शुरुआत हुई। पहला आरआरबी प्रथम ग्रामीण बैंक मुरादाबाद यूपी में खोला गया। अच्छा, मुरादाबाद में? हाँ, इनका खास मकसद ही था कि छोटे किसान, मजदूर, ग्रामीण कारीगर, इनको लोन और दूसरी बैंकिंग सुविधाएं मिलें। इनकी बनावट भी थोड़ी अलग है। नोट्स के मुताबिक 50% हिस्सा केंद्र सरकार का, 35% किसी बड़े स्पॉन्सर बैंक का और 15% राज्य सरकार का। ये दिलचस्प है। हाँ, ये स्ट्रक्चर थोड़ा यूनिक है। लेकिन इन्हें कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई या कोई और? यहीं पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए, इनके लिए जो नियम कानून है, रेगुलेशन, वो तो आरबीआई ही बनाता है, जैसे बाकी बैंकों के लिए। ठीक है। लेकिन इनके रोजमर्रा के कामकाज पर नजर रखना, उनका मार्गदर्शन करना, मतलब सुपरविजन, ये काम नाबार्ड करता है। अच्छा, नाबार्ड? हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि आरआरबीज का मुख्य फोकस कृषि और ग्रामीण विकास है, जो नाबार्ड का भी मुख्य कार्य क्षेत्र है। तो आरबीआई बड़े नियम बनाता है और नाबार्ड जमीनी स्तर पर निगरानी रखता है। अच्छा, तो अब नाबार्ड पर आते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नोट्स बताते हैं कि ये 1982 में बना, शिवरामन समिति की सिफारिश पर, और मुख्यालय मुंबई में है। इसकी क्या भूमिका है फिर? नाबार्ड, जैसा नाम से ही पता चलता है, ये कृषि और ग्रामीण विकास के लिए देश की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था है। ये सीधे किसानों या आम लोगों को पैसा नहीं देता? नहीं देता। नहीं, सीधे नहीं, बल्कि ये आरआरबीज, सहकारी बैंकों और दूसरी संस्थाओं को पैसा देता है, जिसे पुनर्वित्त या रीफाइनेंस कहते हैं, ताकि वो आगे ग्रामीण क्षेत्रों में लोन बांट सके। ओके। ये उन बैंकों का पर्यवेक्षण भी करता है। हाँ। और जो योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड (पीएम-केसीसी) या रुपे किसान कार्ड,
इनको जमीन पर उतारने में भी नाबार्ड की अहम भूमिका है। इसने कुछ पहले भी शुरू किए हैं, नोट्स में जिक्र है ई शक्ति और LDP। ये क्या है? ई शक्ति जो है वो स्वयं सहायता समूहों यानी SHGs के खातों को डिजिटल बनाने की पहल है। अच्छा। ताकि उनके लेन देन में पारदर्शिता आए और उन्हें बैंकों से लोन मिलना आसान हो जाए। और LEDP यानी आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रम, ये ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्किल ट्रेनिंग देकर छोटे मोटे उद्योग या व्यवसाय शुरू करने में मदद करता है। नाबार्ड के अलावा नोट्स में SIDBI, NHB, SEBI और IRDAI का भी जिक्र है। ये सब क्या करते हैं संक्षेप में? ये सब अपने अपने खास क्षेत्र के रेगुलेटर या फिर विशेष वित्तीय संस्थान हैं। जैसे SIDBI, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है, वो छोटे उद्योगों यानी MSMEs को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर नजर रखता है और होम लोन सेक्टर को विकसित करने में मदद करता है। SEBI तो हम जानते हैं, शेयर बाजार का रेगुलेटर है, निवेशकों के हितों की रक्षा करता है। हाँ, SEBI तो काफी चर्चा में रहता है। बिल्कुल। और IRDAI बीमा कंपनियों को रेगुलेट करता है ताकि पॉलिसी धारकों के साथ धोखा ना हो। तो ये सब मिलकर वित्तीय बाजार के अलग अलग हिस्सों को संभालते हैं। SEBI के बारे में एक रोचक बात नोट्स में लिखी है कि इसकी वर्तमान अध्यक्ष माधवी पुरी बुच पहली महिला और पहली गैर IAS अध्यक्ष भी हैं। ये तो काफी बड़ा बदलाव है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि अब इन महत्वपूर्ण संस्थानों के शीर्ष पदों पर विविध पृष्ठभूमि के विशेषज्ञ भी आ रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। ये तो हुई बड़ी संस्थाओं की बातें, लेकिन उन करोड़ों लोगों का क्या जो शायद अभी भी पारंपरिक बैंकिंग के दायरे से बाहर हैं? नोट्स में माइक्रो फाइनेंस का जिक्र है, क्या ये उसका जवाब है? हाँ, काफी हद तक। माइक्रो फाइनेंस यानी सूक्ष्म वित्त का मकसद ही यही है कि जो कम आय वाले लोग हैं, छोटे दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले, उन तक छोटी छोटी वित्तीय सेवाएं पहुंचाई जाएं। माइक्रो फाइनेंस संस्थान यानी MFIs ऐसे लोगों या समूहों को छोटे लोन देते हैं, अक्सर बिना किसी गारंटी के, मतलब कोलैटरल फ्री। हाँ। और कम अवधि के लिए। बिना गारंटी के? हाँ, ज्यादातर। नोट्स में 3 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवारों का जिक्र है जिन्हें ये सेवा मिल सकती है। ये सिर्फ लोन नहीं बल्कि बचत, बीमा जैसी सेवाएं भी देते हैं। मकसद है वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी सबको वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना। इसके पीछे बांग्लादेश के प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस और उनके ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट तो काफी प्रेरणादायक रहा है। नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला उन्हें। जी हाँ, बिल्कुल। भारत में भी सेवा बैंक जैसे शुरुआती प्रयास हुए अहमदाबाद में 1974 में। हाँ, और भारत में इसके कई मॉडल काफी सफल हुए हैं। सबसे आम है सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG, यानी स्वयं सहायता समूह। SHGs, हाँ। इसमें 10-20 लोग, खासकर महिलाएं, मिलकर छोटी छोटी बचत करती हैं और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को या समूह को बैंक से लोन मिलता है। दूसरा है जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, JLG, जिसमें 4-10 लोग मिलकर किसी छोटे कारोबार के लिए लोन लेते हैं और जिम्मेदारी सबकी होती है। अच्छा। और नाबार्ड ने SHGs को बैंकों से जोड़ने में, वो SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम था 1992 का, उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसी से जुड़ी मुद्रा योजना भी तो है 2015 वाली। नोट्स में शिशु, किशोर, तरुण लोन का जिक्र है। हाँ, मुद्रा यानी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ये सीधे लोन नहीं देती, ये भी एक तरह की रीफाइनेंस एजेंसी है। अच्छा, ये भी सीधे नहीं देती? नहीं, ये बैंकों और MFIs को पैसा देती है ताकि वो छोटे गैर कृषि व्यवसायों को लोन दे सकें। इसमें 3 कैटेगरीज हैं लोन की। शिशु लोन 50,000 रुपये तक का होता है नया काम शुरू करने वालों के लिए। किशोर 50,000 से 5 लाख तक का, जो थोड़ा स्थापित काम को बढ़ाने के लिए है। और तरुण 5 लाख से 10 लाख तक का। नोट्स के अनुसार इसे हाल ही में 20 लाख तक बढ़ाया गया है। ओह, 20 लाख तक? हाँ, ये और बड़े स्तर पर जाने के लिए है। इसका मकसद है छोटे उद्यमियों को आसानी से लोन मुहैया कराना। यानी कोशिश ये है कि कोई भी पैसों की कमी की वजह से पीछे न रह जाए। अब एक आखिरी चीज पर आते हैं जो नोट्स में है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, NBFCs। हाँ, NBFCs। नाम से लगता है ये बैंक नहीं है, पर काम फाइनेंस का करती हैं। ये क्या है और बैंकों से कैसे अलग है? ये थोड़ा कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। NBFCs जो हैं वो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती हैं, जबकि बैंक्स बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत। ठीक है। NBFCs लोन दे सकती हैं, निवेश कर सकती हैं, लीजिंग, हायर परचेज जैसे काम कर सकती हैं,
जैसे बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, ये सब NBFCs हैं। लेकिन ये बैंकों की तरह डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते। मतलब हमारे बचत या चालू खाते जैसे डिपॉजिट जिनसे हम जब चाहे पैसा निकाल सकें। अच्छा, ये फर्क है। हाँ, ये बड़ा फर्क है। ये टर्म डिपॉजिट जैसे फिक्स डिपॉजिट होते हैं वो ले सकती हैं, पर उन पर बैंकों की तरह डिपॉजिट इंश्योरेंस की गारंटी नहीं होती। तो फिर लोग इनके पास क्यों जाते हैं? कई बार NBFCs उन क्षेत्रों में या उन ग्राहकों को लोन देने में ज्यादा लचीली होती हैं जिन्हें शायद बैंकों से लोन लेने में दिक्कत आए। इनकी प्रक्रियाएं कई बार तेज होती हैं। कुछ खास तरह के लोन में, जैसे गोल्ड लोन हो गया या कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, इनमें NBFCs की बड़ी हिस्सेदारी है। इन्हें भी RBI रेगुलेट करता है, लेकिन इनके लिए CRR, SLR जैसे नियम बैंकों जितने कड़े नहीं होते। नोट्स में NBFC MFI का भी जिक्र है। ये कोई खास तरह की NBFC है? हाँ, ये वो NBFC हैं जिनका मुख्य काम ही माइक्रो फाइनेंस लोन देना है। इनके लिए शर्त है कि इनके कुल लोन का या कहें कुल एसेट्स का कम से कम 85% हिस्सा माइक्रो फाइनेंस के तय मानकों के अनुसार होना चाहिए। ओके। ये मलेगाम समिति की 2010 की सिफारिशों के बाद ज्यादा व्यवस्थित हुई, ताकि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को रेगुलेट किया जा सके और ग्राहकों के हितों की भी रक्षा हो। एक और चीज जो कभी-कभी कंफ्यूज करती है वो है पेमेंट बैंक्स। ये NBFCs नहीं है। अच्छा, पेमेंट बैंक अलग है। हाँ, ये एक तरह के नए बैंक हैं, पर सीमित अधिकारों के साथ। ये 2 लाख रुपए तक डिपॉजिट ले सकते हैं, डेबिट कार्ड दे सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल पेमेंट करवा सकते हैं, लेकिन ये लोन नहीं दे सकते और क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। तो इनका फोकस पेमेंट पर है? बिल्कुल, इनका फोकस पेमेंट्स और रेमिटेंसेस पर है। तो कुल मिलाकर आज की इस बातचीत में हमने नोट्स के जरिए भारतीय वित्तीय सिस्टम की एक काफी, कह सकते हैं, विस्तृत तस्वीर देखी। हाँ, काफी कुछ कवर हुआ। शुरुआत RBI से हुई, जो सबका रेगुलेटर है। फिर हमने बैंकों का पूरा जाल देखा, सरकारी, प्राइवेट, विदेशी, सहकारी और ग्रामीण बैंक भी। फिर नाबार्ड, सेबी, IDAI जैसे विशेष खिलाड़ी आए। और आखिर में हमने माइक्रो फाइनेंस और NBFCs के जरिए उन तक पहुंचने की कोशिशों को समझा जो शायद मुख्य धारा से थोड़े दूर थे। बिल्कुल, और ये साफ है कि ये एक बहुस्तरीय, मल्टी लेयर्ड और लगातार बदलता हुआ सिस्टम है। एक तरफ बड़े कॉर्पोरेट लोन्स हैं, तो दूसरी तरफ एक SHG को मिलने वाला छोटा सा लोन भी है। सही। एक तरफ सख्त रेगुलेशन है, तो दूसरी तरफ नए तरह के संस्थानों जैसे पेमेंट बैंक या फिनटेक कंपनीज, इनके लिए जगह बनाने की कोशिश भी दिखती है। लक्ष्य दोहरा लगता है, अर्थव्यवस्था को मजबूत रखना और साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस विकास यात्रा में शामिल करना। हर हिस्से की अपनी अहमियत है। सही कहा। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है। नोट्स तो वर्तमान व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन जिस तेजी से डिजिटल टेक्नोलॉजी और फिनटेक आ रहे हैं, हाँ, वो तो है। क्या ये पूरी तस्वीर भविष्य में बिल्कुल अलग नहीं हो जाएगी? क्या ये पारंपरिक बैंक, NBFCs, MFIs वैसे ही रहेंगे, या इनका रूप, इनका काम करने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा? ये सोचना दिलचस्प है कि आने वाला कल इस पूरी संरचना के लिए क्या लेकर आ रहा है।